गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 75th वीडियो हमारी चल रही है और जैसे पिछले वीडियो में हमने 10वीं प्रश्नावली को ख़त्म कर लिया था और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11, है ना। क्षेत्रकलन नाम है इस प्रश्नावली का। तो पहले हम इस प्रश्नावली के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी दे लेते हैं और केवल बेसिक ही है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात कर चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। तो जो भी बच्चे अपने मेरी क्लास से जुड़े हुए थे तो उनको शायद ये ध्यान होगा जब मैं 11th क्लास में इस टाइप की सरल रेखा वाली प्रश्नावली थी, है ना, परवलय वाली प्रश्नावली थी, शांका परिच्छेद के नाम से थी कॉनिक सेक्शन में। तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई जो काम आप ये कर रहे हो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलता है 12वीं क्लास की इस 11वीं प्रश्नावली के अंदर। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। जो नॉलेज आपको दी जानी थी वो मैंने 11वीं क्लास में आपको कंप्लीट नॉलेज दी है उसके बारे में कि कैसे कोई आकृति बनती है, समीकरण से बनती है, समीकरणों को कैसे विभाजित किया जाएगा, कैसे कैसे उनकी पहचान की जाएंगी। उसमें परवलय था, अति परवलय था, है ना, वृत्त था, दीर्घ वृत्त था। दीर्घ वृत्त के 2 प्रकार थे, वृत्त के आप कितने भी प्रकार बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। परवलय के 4 प्रकार थे, अति परवलय के 2 प्रकार थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता रखी हैं पहले से ही। अब यहाँ पर मैं एक हल्का सा रिवीजन लूँगा, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पार्ट लूँगा इसका, ताकि अगर कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है उस चीज़ को देखे हुए हमें, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ कराऊँगा उस चीज़ को और केवल उतनी ही हद तक रिवाइज़ कराऊँगा जितना हमें यहाँ पर काम आ रहा है। हम 11th के पार्ट पे तो बात कर ही नहीं रहे कि मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँ वो सारी, है ना। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर रिवाइज़ कराऊँगा और उस रिवीजन से आपका जो नॉर्मल है, जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो आराम से निकल जाएंगे। जैसे देखिए, ठीक है ना। अब देखिए कि डिटेल नहीं दे रहा हूँ मैं, बार बार यही बात आपको बता रहा हूँ, मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसके आधार पे हम अपनी प्रश्नावली शुरू कर सकते हैं। अब ये बेसिक दोनों के लिए काम करेगी। अगर आप किसी मतलब ऐसे स्कूल से संबंधित हैं जो मुझसे संबंधित नहीं हैं तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं, मैं इतनी नॉलेज आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप हमारी स्कूल से संबंधित हैं, मुझसे पढ़े हुए हैं अगर 11th क्लास में, तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि उनके पास सारी डिटेल है। फिर भी अगर पढ़े हुए बच्चे भी भूल गए हैं तो एक बार अपने पुराने रजिस्टर्स को एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा क्योंकि अब भाषा पर आधारित सवाल आएंगे। अभी तक जैसे आपने मैंने 7th चैप्टर आपको करा दिया, 7th के बाद मैंने आपको 9th चैप्टर करा दिया, है ना, फिर 10th हो गया। तो जो इंटीग्रेशन पार्ट था हमारा, समाकलन का पार्ट था, वो पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। तो समाकलन वाला पार्ट पूरा करने के बाद समाकलन का ही थोड़ा सा रोल इसके अंदर आता है और इसको समाकलन के अनुप्रयोग बोला जाता है कि समाकलन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। उसी चैप्टर के आधार पर हम इसको काम में ले रहे हैं। जैसे देखिए, अब पहले हम बात कर लेते हैं परवलय की। जो परवलय आपको दिए जा रहे हैं पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो परवलय की परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ना तो मैं परिभाषा के बारे में बात करूँगा, ना ये बात करूँगा कि इसकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, किन प्रतिबंधों को ये संतुष्ट करता है। वो सब बातें हम 11th क्लास में कर चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम 4 प्रकार के परवलय के बारे में बात करेंगे। हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि मैं परवलय का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, परवलय का टॉपिक नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। 11th क्लास में आप परवलय का टॉपिक पूरा पढ़ चुके हैं, मैं केवल हल्का सा रिवीजन ले रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि भाई इसको तो इतना छोड़ दिया और इसमें ये बात छोड़ दी और वो बात छोड़ दी, कोई लेना देना नहीं है उस बात से। केवल हम उसके बारे में बात करें जो अब हमारे काम में आने वाला है। देखिए तो क्या सिस्टम होता है, जैसे पहला पार्ट हम लेते हैं, परवलय का पहला प्रकार ले रहे हैं और वो है y² = 4ax। तो क्वेश्चन क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन जब हम 11th एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, 11.1 कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको कोई समीकरण दी जाएगी, है ना, कोई भी समीकरण दी जाएंगी। जैसे ये समीकरण दे दी और इस समीकरण के आधार पर आपको ये बताना है कि चित्र कैसा बनेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमको यही काम करना है कि हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको कोई कंडीशन दे दी जाती है, कोई समीकरण दे दी जाती है और उसको कह देता है कि अब आप इसका चित्र बनाइए, तो इसके साथ में देखिए परवलय का समीकरण है, ये सभी बच्चों को समझ में आएगा जो भी पढ़ चुके हैं, जिनको भी ये बातें पता हैं, जिनको भी याद है, उनको सबको पता है। जैसे ये देखेंगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये परवलय है। लेकिन पेपर में जब देता है
तो इसको परवलय नहीं देगा, इसको देगा वक्र, है ना। परवलय नहीं लिख के देगा। अगर परवलय लिख के दे दिया तो फिर तो कोई भी समझ जाएगा कि ये परवलय है। वो क्या लिखेगा? वक्र। ठीक है, वृत्त के आगे भी वक्र लिखेगा, दीर्घ वृत्त के आगे भी वक्र लिखेगा, सबके आगे वक्र लिखेगा, चाहे कोई भी हो, केवल रेखा को छोड़ के। रेखा की आकृति अगर दी जाती है या रेखा का कोई समीकरण दिया जाता है तो वहां पे रेखा होगी। बाकी किसी भी प्रकार का कोई समीकरण आपको दिया जाता है तो उसके आगे हमेशा क्या मिलेगा? वक्र मिलेगा। ये पहली बात ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बुक में नहीं है ये बातें, है ना। और बुक में तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसी के आगे परवलय लिख रहा है, व्रत है तो व्रत लिख रहा है, दीर्घ व्रत है तो दीर्घ व्रत लिख रहा है। तो इस पे हमें थोड़ा सा नज़र रखनी है, क्योंकि कई जो बच्चे होते हैं, मैं देखता रहता हूँ हर साल हमारे पास इस टाइप के बच्चे आ जाते हैं कि वो इसको रटने लग जाते हैं कि इन्होंने देखा कि भाई परवलय लिखा हुआ मिलेगा तो ऐसा चित्र बनेगा, व्रत लिखा हुआ मिलेगा तो ऐसा चित्र बन गया, दीर्घ व्रत लिखा हुआ मिल गया तो ऐसा चित्र बन गया। तो ये नहीं करना, है ना। ये जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर आपकी बुद्धि से आगे चलता है। जो आप सोच के काम कर रहे हो ना, वो एग्जामिनर को पहले से ही पता है कि बच्चे ने क्या सोचा होगा, तो वो उलझाने के लिए इस शब्द को देगा। और वक्र शब्द आते ही बस अच्छे अटक जाएंगे कि ये तो वक्र तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, वक्र कौन सी आकृति है ना। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि कोई भी आकृति देगा, केवल रेखा को छोड़ के सबके आगे वक्र लगा सकता है, लेकिन आपको वक्र से पहचान नहीं करनी, आपको परवलय के नाम से पहचान नहीं करनी, आपको पहचान किससे करनी है? इस समीकरण से पहचान करनी है कि ये समीकरण किस चीज़ की है, कौन सी आकृति बनाएगी। जैसे y² बराबर 4ax आ रहा है, तो y² बराबर 4ax के लिए हमने 11th क्लास में बात कर ली थी। मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इसकी जो आकृति बनेगी वो आकृति इस प्रकार की होगी, है ना। x अक्ष के प्रति सममित होगा और यहाँ पर बीच में नाभि होती है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस बिंदु से, मूल बिंदु से यहाँ पर एक दूरी आएगी और वो दूरी a के बराबर होगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, केवल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो a दूरी पर नाभि होगा, तो नाभि के जो निर्देशांक बनते हैं वो बनते हैं a और 0, क्योंकि ये x अक्ष पर है, ठीक है। x अक्ष पर अगर ये बिंदु होता है तो निश्चित है कि y अक्ष का मान तो 0 होगा, y अक्ष का कोई मान नहीं होगा, तो x अक्ष का मान है पर y अक्ष का मान 0 हो गया। दूसरी बात, इसी के दूरी पर, जितनी दूरी पर इस शीर्ष से यहाँ पर हम आ गए और हमने a दूरी पर नाभि बनाई, तो इसी शीर्ष से यहाँ पर आ गए विपरीत दूरी पर, है ना। सेम दूरी, जैसे यहाँ से यहाँ तक a दूरी है तो इसके ठीक विपरीत में a दूरी पर हमने यहाँ पर एक रेखा बना दी और इस रेखा का नाम दे दिया था नियता, ठीक है। और ये रेखा का समीकरण x बराबर -a था। अब आपको याद आ रहा होगा कि इनके बारे में काफ़ी डिटेल हमने की थी। परवलय का समीकरण बनाना सीखा था कि यहाँ पर कोई बिंदु होता है, परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि कोई बिंदु है, ये बिंदु कोई गति करता है तो उसकी नाभि से दूरी उस बिंदु की और उसी बिंदु की नियता से दूरी का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो वो सारी बातें मैंने आपको बताई थी, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी फ़िलहाल हमें बात नहीं करनी और ना ही 12वीं क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में पूछेगा, ठीक है। केवल आपसे तो ये पूछेगा कि y² बराबर 4ax का ग्राफ कैसा बनेगा, कि आकृति कैसी बनाई जाएगी, तो आप बता देंगे ऐसी बनाई जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पर, नियता वगैरह के बारे में भी नहीं पूछेगा। हद से हद नाभि लंब के बारे में पूछा जा सकता है। अब देखिए, नाभि तो हमने यहाँ बताई दी, अब नाभि लंब के बारे में बात कर रहे हैं। तो नाभि से गुजरती हुई कोई लंबवत रेखा नाभि लंब कहलाती है ना। बताई थी, इसकी परिभाषा भी लिखवाई है आपको, सब काम किए हैं। आप देखिएगा, अपने रजिस्टर को निकालिएगा, उसमें से सारी परिभाषाएं देखिएगा तो चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी सारी। कि नाभि से गुजरती हुई कोई ऐसी रेखा जो 90 डिग्री का कोण बनाती हुई चले, वो नाभि लंब कहलाती है। नाभि लंब की जो टोटल लंबाई होती है वो 4a होती है ना। ये 4a जो यहाँ पर आ रहा है वो नाभि लंब की लंबाई के लिए आ रहा है। तो जो टोटल लंबाई है वो 4a है। ऊपर की तरफ 2a चलता है, नीचे की तरफ 2a चलता है, और ऊपर लंबाई 2a है, नीचे भी लंबाई 2a है, लेकिन नीचे वाली जो लंबाई है वो लंबाई है, केंद्र इसके जो शीर्ष आएंगे वो तो माइनस के आएंगे, है ना। शीर्ष इसके माइनस के आएंगे, लेकिन जो दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जब दूरी हमेशा पॉजिटिव है तो कंडीशन क्या बनेगी, हमेशा जुड़ेंगी ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले लिखवा भी चुके हैं, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात भी कर चुके हैं। और अब आपको याद भी आ रहा होगा कि मैंने आपसे ये ज़रूर कहा था कि 12वीं क्लास में हम इसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो 12वीं की अकेली एक प्रश्नावली ऐसी है जो उस 11वीं की प्रश्नावली को पूरा समेटे हुए है, तो इसलिए मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। अब देखिए, सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास।
सेकंड पार्ट है वाई स्क्वायर बराबर ये 4ax है ना, ये वाला 4ax। अब लिखते हैं हम वाई स्क्वायर बराबर -4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax। -4ax क्या होता है, किस तरह की आकृति बनाएगा, तो x अक्ष है माइनस में है, यानी x की तरफ -x की तरफ, ऋणात्मक x की तरफ सम्मित करते हुए आपको एक आकृति बना देनी है। और इस प्रकार की आकृति जो बनेगी वो किसकी होगी, वाई स्क्वायर बराबर -4ax की होगी। नाभि यहाँ कहीं पर होगी, तो इसके जो निर्देशांक बनेंगे वो -a और 0 बनेंगे। इसके ठीक विपरीत इतनी ही दूरी पर नियता बन जाएगी, है ना, ये नियता हो जाएगी। तो नियता का जो समीकरण होगा वो x बराबर a होगा। ये एडिशनल जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि नियता से संबंधित कोई सवाल हमारा इस प्रश्नावली में है ही नहीं, है ना, केवल नाभि और नाभि लंब से संबंधित है, क्योंकि हमें क्षेत्र चाहिए परिबद्ध। परिबद्ध क्षेत्र का मतलब होता है घिरा हुआ, बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड एरिया चाहिए, बंद एरिया चाहिए। तो बंद एरिया तो तभी बनेगा जब नाभिलंब बनेगा। तो ये बंद एरिया बन गया, ये भी बंद एरिया है ना, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। इस प्रकार के सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। नंबर 3 देखिए, अब दो तो हुए, है ना, पहचान जरूरी है, बार बार यही बात बताइए। x है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव x की तरफ प्रतिसम्मित करते हुए कोई वक्र बनाना है, इसी को हम परवलय बोल रहे हैं। फिर -x है, -x का मतलब x अक्ष की माइनस वाली दिशा में, x अक्ष की माइनस वाली दिशा में आपको एक परवलय बनाना है, एक वक्र बनाना है, तो ये परवलय कहलाएगा। इस प्रकार की परिभाषा के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे, कैसे आई, क्यों आई, वो 11th का मैटर था। उसके बाद आ जाइए नंबर 3 पर। तीसरा था x² बराबर 4ay। ये एक परवलय का समीकरण है, तीसरा परवलय का समीकरण है कि x² बराबर 4ay। अब देखिए y आ रहा है यहाँ पर, है ना, और पॉजिटिव आ रहा है, तो y अक्ष की पॉजिटिव दिशा में, y अक्ष बन रहा है, y अक्ष ऊपर भी बनता है नीचे भी जाता है ना, तो y की पॉजिटिव की दिशा में आपको ये वक्र बनाना है। तो y की पॉजिटिव दिशा में अगर आप ये वक्र बनाते हैं तो क्या करेंगे, इस प्रकार का ये बन जाएगा, y की पॉजिटिव दिशा में ये वाला चित्र बन जाता है। और इसमें भी नाभि यहाँ पर होगी, नाभिलंब ये माना जाएगा, है ना, नियता यहाँ पे आएगी। तो इसके नियता के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, कोई लेना देना नहीं है, केवल हमें बाउंडेड एरिया चाहिए, तो बाउंडेड एरिया के लिए ये वाला चित्र बनता है। उसके बाद आते हैं हम नंबर 4 पर। 3 हो गए, 4 है। 4 में आ जाता है x² बराबर -4ay। ठीक है, x² बराबर -4ay। -4ay मतलब y भी आ रहा है ना, और माइनस भी आ रहा है, तो क्या मीन्स हुआ कि y अक्ष की माइनस की दिशा में, y अक्ष की माइनस की दिशा में आपको ये काम करना है, एक वक्र बनाना है। तो ये तो हमने ग्राफ बना दिया। अब इसका जब y अक्ष की माइनस की दिशा में आप ये काम कर रहे हैं इस प्रकार से u, तो चित्र कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, बन गया। नाभि कहाँ बनेगी, नाभि यहाँ पर होगी। नाभिलंब कैसा बनेगा, नाभिलंब ऐसा बनेगा। नियता कहाँ बनेगी, नियता यहाँ बनेगी, है ना। तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो मोस्टली जो काम आपको करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नियता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर नियता का कोई काम नहीं होगा, पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, लेकिन नियता के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है बाउंडेड एरिया के बारे में, और बाउंडेड एरिया है ये वाला। अब आपको 2-4 चीज़ें और बता रहा हूँ, इनका भी आप ध्यान रखिएगा कि बाउंडेड एरिया ये है ना, बंद एरिया जिसको हम कह रहे हैं कि बंद है, परिबद्ध नाम मिलेगा, बाउंडेड मिलेगा और घिरा हुआ मिलेगा, इस तरह का नाम आपको दिया जाएगा। और इस कंडीशन में जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो कुछ कंडीशन में तो आपसे ये बात करेगा कि भाई केवल ऊपर का, यानी प्रथम पाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन अगर कह दिया कि कंप्लीट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब पूरा बाउंडेड एरिया निकालिए, तो फिर काम तो हम इसी के लिए करेंगे, क्षेत्रफल तो हम इसी का निकालेंगे, और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये सममित एरिया होता है ना, ये भी सममित है, ये भी सममित है, दोनों को बीच में से काटा तो दोनों तरफ बराबर प्राप्त होगा, तो सममित एरिया है ये। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी होगा। अगर आपसे कह रहा है कि भाई द्वितीय पाद की बात कर रहा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पूछ लिया तो ये आंसर है, और अगर केवल थर्ड क्वाड्रेंट में पूछ लिया तो ये आंसर है, और कंप्लीट का पूछ लिया तो आप 1 का निकाल लेंगे, फिर उसका 2 से गुणा कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो सबसे पहले तो आप इनको नोट करिए कि ये 4 प्रकार के वक्र हैं हमारे पास, 4 प्रकार के परवलय हैं, और इन 4 प्रकार के परवलय में जो समीकरण है, समीकरण पर आधारित होते हुए हमें काम करना है। ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में कभी भी आपको चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में चित्र बना हुआ नहीं मिलेगा, केवल मिलेगा उसकी समीकरण, और समीकरण के आधार पर आपको बनाना है उसका चित्र, ठीक है। और जब तक चित्र नहीं बन जाता तब तक आपका क्वेश्चन शुरू नहीं होगा। ये बेहद सोचने वाली बात है और इसको ढंग से तैयार करिए। मिटा दूं? अब आ जाइए, और भी कुछ प्रकार के वक्र हैं, उनके बारे में बात करते हैं और फिर हम अपना कार्य शुरू करेंगे। देखिए, नेक्स्ट है, एक बात कर लेते हैं हम व्रत के बारे में। अब ये रिवीजन ले रहा हूँ बस मैं, ना डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको। तो जो नए बच्चे हैं वो कहीं ये सोचें भाई इतना सही टॉपिक है, इतना टॉपिक नहीं है। टॉपिक बहुत बड़ा है, 11th क्लास में आ चुका है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि 11th में मैंने बहुत डिटेल करा दी है आपको सारी। अब व्रत के बारे में बात करते हैं। तो व्रत का जो एक समीकरण बनता है, जो मानक समीकरण बनता है, उस मानक समीकरण के बारे में पहले हम बात करें कि व्रत का जो मानक समीकरण है वो बनता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या इसकी जगह पर कई जगह पर r स्क्वायर भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो r का मतलब तो आपको पता ही है भाई, r का मतलब त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, तो इसलिए r भी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जनरली a लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब ये एक मानक समीकरण है। मानक समीकरण का मतलब ये हुआ कि आप व्रत बना रहे हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसका कर लेते हैं कि जैसे आपने व्रत बनाया, एक ग्राफ बना लिया, उस ग्राफ के अंदर आपने व्रत बनाया, तो ये व्रत बन गया। अब जो व्रत है उसका केंद्र कहाँ पे है? व्रत का केंद्र कहाँ पे है? तो व्रत का केंद्र यहाँ पर आ रहा है ना, ये मान सकते हैं भाई व्रत का केंद्र है ये। अब व्रत का केंद्र अगर यहाँ पे है तो व्रत का केंद्र 0 0 ही तो हुआ, यानी मूल बिंदु। व्रत का केंद्र जो हुआ 0 0 हुआ ना, मूल बिंदु हुआ। और इसी टाइप से अगर मान लीजिए व्रत का केंद्र यहाँ पर आ जाता है, मतलब इस प्रकार का, यूँ ऐसे कोई व्रत बना दिया, और यहाँ पर निर्देशांक है 2 और 0, इसके निर्देशांक हुए 2 और 0। तो 2 और 0 क्या है? ये भी तो व्रत का केंद्र है। तो x पर वैल्यू 2 आ रही है, y पर वैल्यू 0 आ रही है। भाई y तो है ही नहीं ना, x अक्ष पर बिंदु आ रहा है तो y तो होगा ही नहीं, 0 ही होगा। और ये बिंदु यहाँ पर आ गया। अब व्रत ऐसा भी तो बन सकता है कि ग्राफ बनाया और व्रत बन गया यहाँ पर, इस तरह से केंद्र यहाँ पर आ जाएगा। अब केंद्र यहाँ पर आया, केंद्र यहाँ पर आया तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए जैसे यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 5 और 3, इस प्रकार की वैल्यू आ गई। तो x अक्ष का भी कोई मान है यहाँ पर, इस केंद्र का मान जो आया, उस केंद्र को हम कैसे निकाल रहे हैं भाई? x अक्ष पे भी कोई दूरी चला है, y अक्ष पर भी कोई दूरी चला है, तो इस प्रकार के। तो कहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि व्रत कोई फिक्स नहीं है कि हमेशा वो मूल बिंदु पे ही केंद्र बनाएगा, या x अक्ष पे ही केंद्र बनाएगा, या y अक्ष पे ही केंद्र बनाएगा। व्रत तो कहीं भी आ सकता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। तो इतने सारे व्रत बनते हैं, उन व्रतों का कोई ना कोई एक कॉमन, उसको कह सकते हैं भी कॉमन समीकरण होगा। एक कॉमन समीकरण बनाने के लिए हमने इस समीकरण का यूज़ कर लिया, ठीक है। इस समीकरण के अंदर क्या करते हैं कि जो x1 y1 है, ये जो x1 y1 आ रहा है ना, ये तो कहलाता है केंद्र, ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा, सब मैंने बताया था। तो ये तो है केंद्र x1 y1, और ये क्या है? ये है त्रिज्या। तो हमें सवाल के हिसाब से, सवाल की दी हुई कंडीशन के हिसाब से, दी गई समीकरणों के हिसाब से ये पता लगाना है कि उस व्रत में केंद्र क्या है, उस व्रत में त्रिज्या क्या है। जैसे अभी मान लीजिए मैं एक समीकरण ले लेता हूँ जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि मान लीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, ऐसा लिखा हुआ है ना। और पेपर में जब आपको सवाल देगा तो उसके आगे वक्र लिख के देगा, व्रत नहीं लिखेगा, है ना। बोर्ड के एग्जाम में कभी भी व्रत लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, वक्र लिखेगा। तो वक्र लिख दिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, कोई बात नहीं। अब इस समीकरण से ही तो आपको पहचानना है, वक्र से तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं, वक्र से कोई लेना देना नहीं है, व्रत नहीं लिखेगा कभी भी। ये लिख के दे दिया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 का मीन्स क्या निकला? तो पहले तो आप ये बताइए ना कि भाई समीकरण जो बन रही है, इस समीकरण के आधार पर हमारा चित्र कैसा बनेगा। अगर समीकरण के आधार पर हम चित्र बनाते हैं और सही चित्र बनाते हैं
तभी हम सवाल को आगे कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो देखिए इस सवाल को, है ना, इस समीकरण को आप इसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, मानक समीकरण के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको लिखने का तरीका होगा x माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। सही है? सही है नहीं है? बताइए। x माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? सब कुछ सेम है, जैसा ये था वैसा का वैसा ही ये है, तो दोनों चीज़ें सेम है। अब क्या इससे जब इस समीकरण को हम देखते हैं तो इस समीकरण को देखकर हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, और वो रिजल्ट क्या होगा कि इसका जो केंद्र है वो कहाँ होगा? 0 0 पे होगा, क्योंकि ये जो बिंदु आते हैं ना दोनों, ये केंद्र के निर्देशांक होते हैं। तो ये दोनों बिंदु केंद्र के निर्देशांक हैं और त्रिज्या का मान 4 है, ठीक है। तो चित्र बनाएंगे। अब चित्र कैसा बनेगा? चित्र बनाने के लिए हमें केंद्र पे तो ये मूल बिंदु पे तो केंद्र लेना पड़ेगा, और त्रिज्या कितनी रखनी है? 4। यानी जब ये वृत्त यूँ बनेगा तो इसका जो ये त्रिज्या आएगी ना यहाँ पर, ये 4 होगा। मतलब इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो 4 और 0 होंगे, एक्स अक्ष पर 4 0। इसी प्रकार से अब क्योंकि वृत्त है भाई, वृत्त पे तो त्रिज्या तो चारों तरफ बराबर ही रहेगी ना, इधर भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, इधर भी त्रिज्या है, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 0 और 4। क्या बनेगा? 0 और 4 बनेगा, है ना। वाई अक्ष पे 4 है यहाँ पर, अगर इसके निर्देशांक की बात करेंगे तो वाई अक्ष पे तो 4 निर्देशांक आ रहा है, और वाई अक्ष पे एक्स का मान कुछ होता ही नहीं है, 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, तो 0,4। बात समझ में आ रही है? तो ये स्थिति हमारे पास आएगी, और वृत्त लिखा हुआ नहीं मिलेगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, किताब में हमें कुछ भी मिलता है, कोई गाइड आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ भी मिलता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो बोर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, है ना। तो बोर्ड के पेपर में आपको क्या मिलेगा? वक्र मिलेगा, और उस वक्र के आधार पर आपको चित्र बनाना है। तो चित्र आपका तब बनेगा जब आप समीकरणों को पहचानना सीख जाए। समीकरण अगर आपको समझ में आ रही हैं तो हमें इस अक्षर से कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ मिल रहा है, परवलय मिलता है, वक्र मिलता है, कुछ और मिलता है, मिलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं एक और टाइप के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने बात की कि जो इसका केंद्र है वो मूल बिंदु पे है, लेकिन अगर केंद्र मूल बिंदु पे ना हो, कहीं और हो, जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष पे केंद्र होता है, तो एक्स अक्ष पर केंद्र हो, एक्स अक्ष पर केंद्र हो, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 0, इस प्रकार का कोई केंद्र है, तो त्रिज्या भी 2 है, त्रिज्या भी 2 आ गई और केंद्र का मान भी 2 और 0 आ गया। तो क्या कर लेंगे, जब आप इसमें मानक समीकरण में इसमें मान रखते हैं तो ये इसी प्रकार का तो होगा, है ना, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बराबर 0। तो इस प्रकार का भी समीकरण आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा तो उलझा के देगा, थोड़ा सा ऐसे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। तो थोड़ा सा अब यहाँ पर अपने विवेक का भी इस्तेमाल करना है कि हमें ये पता है कि जो हमने वक्र ये परवलय पढ़े थे, अभी परवलय मैंने पढ़ाए थे आपको, 4 परवलय के समीकरण बताए हैं, उन चारों समीकरणों को आप दोबारा से देखिए, उनमें आप देखेंगे कि या तो एक्स स्क्वायर आया है या वाई स्क्वायर आया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आ रहे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं था, है ना। चारों समीकरणों में कभी नहीं हुआ ना ऐसा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों साथ साथ आ रहे हों, और यहाँ पर क्या होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों साथ साथ आते हैं। तो इनके बारे में इनको पहचानना, मैंने बहुत सारी समीकरणें आपको बताई थी 11वीं क्लास में, फिर उनको पहचानने का तरीका भी बता दिया था, सब काम कर दिए थे हमने। लेकिन यहाँ पर हम 12वीं के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो वृत्त हमें 2 टाइप से मिल जाता है, इनको आप ध्यान से देखिए। और वृत्त के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? वृत्त के 2 टाइप होते हैं कि अगर केंद्र मूल बिंदु पे होता है तब तो मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होती है, या आर स्क्वायर भी लिखी हुई मिल जाती है। लेकिन अगर जो समीकरण है, जो वृत्त का केंद्र है, अगर वो एक्स अक्ष पर आ जाता है या वाई अक्ष पे आ जाता है, या वो किसी क्वाड्रेंट के अंदर आ जाता है, एक्स अक्ष या वाई अक्ष दोनों में ही आ जाता है, तो केंद्र के मान चेंज हो जाते हैं, और केंद्र के मान के साथ साथ उनके
त्रिज्या के मान भी बदले जाते हैं, और जो त्रिज्या का मान बदला जा रहा है उसको आप समीकरण में रखेंगे, उससे समीकरण बनाएंगे और उनके आधार पर हम अपना कार्यक्रम यहाँ बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक, यहाँ तक वृत्त की बात थी। फिर आते हैं हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं दीर्घवृत्त के लिए। अब देखिए दीर्घवृत्त कैसा बनता है, आकृति तो आपको याद आ रही होगी, है ना। तो अब हमें कैसा मिलेगा उसके बारे में हम बात करें कि जब हम दीर्घवृत्त की बात कर रहे हैं, दीर्घवृत्त कैसा होगा भाई, दीर्घवृत्त दो प्रकार के होंगे, यहाँ पर भी दो प्रकार लेंगे हम। जैसे एक ये बना दिया, एक तो दीर्घवृत्त ये बन गया, है ना, और एक दीर्घवृत्त इस प्रकार का होगा ऐसे, ये भी दीर्घवृत्त हो गया। तो दो प्रकार के दीर्घवृत्त आ गए। अब दीर्घवृत्त का पहले तो हम मानक समीकरण के बारे में बात करें, सब लिखवाया गया है आपको पहले भी। तो दीर्घवृत्त का जो मानक समीकरण होगा वो क्या होता है, x² अपॉन a² y² अपॉन b² बराबर 1 होता है। ठीक है, वृत्त की जब हमने बात की तो वृत्त में जो त्रिज्याएं होती हैं, चाहे वो x अक्ष पे आ रही है चाहे वो y अक्ष पे आ रही है, दोनों बराबर रहेंगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वृत्त में दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, दीर्घवृत्त में दोनों त्रिज्याएं बराबर नहीं हैं। अब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम, किताबी लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं अभी। मैं सिंपल लैंग्वेज पे आपको समझा रहा हूँ ये बात, क्योंकि हमें केवल इससे काम पड़ेगा और ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसमें ना भी कहाँ पे होंगी या इनका क्या समीकरण होगा, इनकी क्या परिभाषा हो रही है, कोई लेना देना नहीं है उस बात से फ़िलहाल। अभी 11th तक का मैटर था वो। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से केंद्र ये है और मूल बिंदु है ये, मूल बिंदु से हम यहाँ पे आते हैं तो इस पोर्शन के या इस बिंदु के निर्देशांक जो बनेंगे वो a और 0 बनते हैं, और इस बिंदु के जो निर्देशांक बने वो 0 और b हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो इसमें दो त्रिज्याएं हैं और दोनों त्रिज्याएं अलग अलग हैं। जब दोनों त्रिज्याएं अलग अलग होंगी तो क्या हम ये कह सकते हैं a ग्रेटर देन b, क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, 11th क्लास के जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े थे उसमें सारे में हम ये बात कर चुके हैं पहले ही। तो a ग्रेटर देन b है, आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है। अगर फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार कॉपी खोलिए और उसमें देखिए सारे नोट्स जो आपको बनवाए गए थे, जो बातें बताई गई थी, वो सब कुछ परिभाषित किया हुआ है हमने सब कुछ। तो a ग्रेटर देन b आ रहा है, यानी a बड़ा है b से। तो देखिए a बड़ा है b से, साफ दिख रहा है, चित्र में ही पता चल गया a बड़ा है b से। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन आपको मिल जाती है कि x² अपॉन a² y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है, तो ये एक दीर्घवृत्त की समीकरण होती है, जिसमें x अक्ष को तो a पर क्रॉस करना होता है, y अक्ष को हमें b पर क्रॉस करना होता है, बराबर में 1 आता है। ठीक है, और यहाँ पर a ग्रेटर देन b होता है। इसी प्रकार से जब हम इसके मानक समीकरण के बारे में बात करते हैं, इस आकृति का जो मानक समीकरण है वो क्या होता है, वो भी यही होता है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 होता है। और कंडीशन क्या होती है, उल्टा हो जाएगा, बस b ग्रेटर देन a हो जाता है, या कई जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाता है a लेस देन b, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए क्या कंडीशन, सूत्र सेम है ना, समीकरण सेम आ रही है, समीकरण सेम है दोनों का, लेकिन इसके कारण गड़बड़ हो गई सारी। इसमें क्या गड़बड़ हुई, देखिए केंद्र जब यहाँ पे बात करते हैं हम x अक्ष की, तो ये a और 0 होता है, और यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो 0 और b होता है ना। तो निर्देशांक तो ऐसे ही आएंगे भाई, x अक्ष का निर्देशांक ऐसे ही आएगा, y अक्ष का निर्देशांक ऐसे ही आएगा, तो ये दोनों बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बड़ा कौन सा है इनमें से, अगर हम दो त्रिज्याओं की बात कर रहे हैं कि दीर्घवृत्त में दो त्रिज्याएं होती हैं, तो दीर्घवृत्त में दो त्रिज्या हैं, साफ दिख रहा है कि ये भी एक त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, लेकिन दोनों त्रिज्याओं में से बड़ी त्रिज्या कौन सी है, b बड़ी है, साफ दिख रहा है भाई b बड़ी है। जब b त्रिज्या बड़ी है तो इस तरह की सिचुएशन आपको लिखी हुई मिलेगी, और अगर नहीं भी मिलती है, जब a और b देगा जब तो ये लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बाई चांस नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि x² बटे 4 प्लस y² बटे 1 बराबर 1, ऐसे लिख दिया। अब देखिए, अब जब आप इसका a² करेंगे तो इसका a² करेंगे तो a का मान 2 आएगा, इसका b करेंगे तो b का मान 1 आएगा। अब बड़ा कौन सा है, तो a ग्रेटर देन b हो गया ना। ठीक है, जब यहाँ पे अंक देता है तो ये नहीं देगा, क्योंकि अंक से तो आप तुरंत पता लगा लेंगे बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर इसका दे दिया तो यहाँ पर दे देगा जैसे x² अपॉन 9
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1। अब बताइए, इसका a निकालेंगे तो 3 आएगा, इसका b निकालेंगे तो 4 आएगा, बड़ा कौन सा है? तो यही तो बड़ा हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से दीर्घवृत्तों के समीकरण बनते हैं। ठीक है, इनको नोट करिए, और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप अपनी 11th की कॉपी के जो नोट्स हैं उनको पढ़िए, और फिर उनके बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।